Good morning to all the students Good morning, sir. and Good good morning, morning. sir. Very good Good, morning to all good the morning, sir. students. Good morning. Okay. So as I share around 4 video related to basic information or basic about the engineering drawings or engineering graphics. Okay. So first of all, term and is that what is the engineering graphics or engineering drawing? Is there is any difference between them? So there is no difference between engineering drawing and engineering graphics. Okay, engineering drawing is a broad subject. Okay, so we can say the basic of engineering drawing is engineering graphics. Okay, whatever the basics or fundamentals we study, that is called the engineering graphics. Engineering graphics is part of a engineering drawing. Okay, so in previous lectures we are studying that what we can do if we have some target to manufacture anything. Okay, so students, what is the base of मैन्युफैक्चरिंग और बेस ऑफ इन्वेंशन? किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करने की या फिर उसको बनाने की क्या जरूरत पड़ती है? तो सबसे बेस है नीड. जैसे जैसे नीड इंक्रीज होती है वैसे वैसे ही इनोवेशन होता है. ठीक है ना? तो नीड हुई कि पुराने टाइम में जाएं, अपने पास्ट टाइम में, या तो क्या होता है कि जब बाइक नहीं थी, कार नहीं थे, तो क्या एनिमल्स का यूज करते थे ट्रेवलिंग के लिए. तो अब सोचिए कि किसी के पास एक बैलगाड़ी है, बुलक कार्ड, या फिर क्या कहते हैं कि घोड़ा गाड़ी है, हार्स कार्ड. तो अब एज्यूम करिए कि बुलक कार्ड से, बैलगाड़ी से या फिर घोड़ा गाड़ी से आपको नासिक से पुणे जाना है, कितना टाइम लगेगा? कैन यू इमेजिन? अराउंड 2-3 डेज. क्योंकि क्या कहते हैं कि जैसे हम थकते हैं वैसे ही क्या कहते हैं कि एनिमल भी थकेंगे. ह्यूमन इज आल्सो एन एनिमल. ओके, तो क्या होगा, कितना टाइम जाएगा हमारा ट्रेवलिंग में? तो नीड हुई एक ऐसी चीज की जो कि हमारे ट्रेवलिंग टाइम को रिड्यूस करे. जब ये नीड जनरेट हुई, when this need is generated, then the innovation of the vehicles is start. ठीक है, जब हमको नीड होती है, when we are needed, then we invent. ठीक है ना? अभी हम क्या कहते हैं कि राइटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात ले लेते हैं. पहले क्या होता था कि एक पर्टिकुलर जो कलर के फूल होते, फ्लावर होते थे, उनको क्या कहते हैं कि हम उनका रस निकालते थे, उनका जूस निकालते थे. ओके, और उस जूस को फिर क्या कहते हैं कि कोई लकड़ी की पेन बनाते थे और उसमें डुबो करके हम राइटिंग करते थे, है ना? तो फिर क्या हुआ कि उसको कैरी करने में बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता था, है ना? और इंक अगर रखी हुई है, पर्टिकुलर किसी भी फ्लावर से हमने इंक बनाया है, एक तो वो ज्यादा टाइम तक चलता नहीं था, फैलने का बहुत डर था, हम साथ में कहीं लेके नहीं जा सकते थे, है ना? पॉकेट में नहीं रख सकते थे, है ना? तो बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स थी.
तो क्या हुआ, तो आपका बॉल पेन, निब पेन, फाउंटेन पेन, ये सारे इनोवेशन हुए। तो मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग अबाउट दिस डिस्कशन? द इंजीनियर्स generate or innovate the product or manufacturing the product according to the market situation or market demand. Whatever the market demand is there, based on the we generate the or innovate the things or object. ठीक है, अभी सोच लिया हमने, ठीक है, पर्टिकुलर नीड जनरेट हुई कि क्या, अभी क्या कहते हैं कि आप लोग सोच सकते हैं कि अभी नीड क्या है, ठीक है ना। तो जब क्या कहते हैं कि ऐसी कोई चीज आती है जिसकी मार्केट में डिमांड है लेकिन मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है ना, देयर इज अ डिमांड इन द मार्केट बट दैट प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इफ एनीवन, if any person or any businessman or we can say that any business minded person think about a product which is not available in the market but it is demanded in the market, okay, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो वो होता है मोनोपोली। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट कॉल्ड द मोनोपोली। ओके, तो मोनोपोली का एग्जांपल ही यही है कि अ प्रोडक्ट, अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच इज डिमांडेड इन द मार्केट बट नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, इफ एनी पर्सन और एनी बिजनेसमैन जनरेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज मोनोपोली प्रोडक्ट। किसी भी रेट में, किसी भी प्राइस में उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकता है। तो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था, नोकिया 6600, एक स्मार्टफोन आया, मोबाइल फोन के मार्केट में एक रिवोल्यूशन लेके आया कि हाँ एक ऐसे फोन की जरूरत थी, अवेलेबल नहीं था इसलिए लोग सोच नहीं रहे थे, लेकिन एक ऐसे फोन की जरूरत थी कि जो कैमरा का प्लेस ले सके, उससे हम लैपटॉप का भी काम कर सके, ईमेल भी ऑपरेट कर सके, बैंक भी ऑपरेट कर सके, ठीक है ना, मूवी भी देख सके, कई सारी चीजें स्केप हो गई। तो उनकी मोनोपोली हो गई, उस समय क्या हो गई, मोनोपोली, कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में डिमांडेड था लेकिन था ही नहीं, देयर इज नो प्रोडक्ट लाइक दैट। तो उन्होंने उस प्रोडक्ट की क्या कीमत रखी, बहुत ही हाई, 25,000, 30,000। और जब उनकी मोनोपोली खत्म हुई, मतलब उस तरीके के और भी प्रोडक्ट मार्केट में आ गए, देन क्या हुआ कि जो 25,000 से 30,000 का फोन बिक रहा था वो आपका 5 से 5,500, 6,000 तक का फोन आ गया। क्यों? पहले 25,000, 30,000 क्यों कॉस्टिंग हुई? क्योंकि उनकी मोनोपोली थी, है ना। तो दिस इज द बिजनेस क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो नीड इज द बेसिक थिंग्स ऑफ इनोवेशन, एनी कंपोनेंट, एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है, ठीक है। नीड जनरेट हुई, देन वी कैन एक्सप्लेन दिस थिंग। अभी नीड जनरेट हुई कि पर्टिकुलर एक, जैसे मैं आपको एक टास्क बताता हूँ, है ना। अभी क्या कहते हैं कि बहुत सारे ह्यूमंस ऐसे हैं जिनके क्या कहते हैं कि दोनों हाथ नहीं है, या फिर किसी के एक ही हाथ है, लेकिन उनको पढ़ने का बहुत शौक है, दे वांट टू रीड द बुक्स, ठीक है ना। तो एक कोई ऐसा कंपोनेंट बने जिसको हम बुक के ऊपर सेट कर दें और एक पर्टिकुलर टाइमर सेट कर दें, या फिर कोई सिग्नल दे, जैसे हम चुटकी बजा दें या फिर बोले नेक्स्ट पेज, तो वो
पन्ने को, नेक्स्ट पन्ने को पलट करके सामने रख दें। ऐसा एक डिवाइस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना, कि एक हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, या फिर हाथ है भी, लेकिन क्या कहते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है ना रीडिंग करते समय काम करने की, कुछ एडिशनल काम कर रहे हैं, उनके दोनों हाथ बिजी हैं, लेकिन वो बुक पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो एक ऐसा डिवाइस जो बुक के ऊपर हम सेट करें, किसी तरीके का टाइमर सेट हो, या फिर हमारी वॉइस कमांड पे वो पेज हमारे लिए पलट दे, टर्न कर दे। दिस इज अ डिवाइस विच इज नीडेड, लेकिन कोई सोच नहीं रहा है बनाने के लिए, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट बनता है तो दैट इज अ मोनोपोली। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट बनाने की हमने सोची, ठीक है ना। उसके बाद क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज द साइज एंड शेप ऑफ दैट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज द size and shape of that product, and that come in the engineering graphics or engineering drawing। उस टाइम में इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, हमारे माइंड में एक प्रोडक्ट आया, ऐसा प्रोडक्ट बनाने का है, लेकिन वो कितना साइज का होगा, क्या शेप होगी, क्या डायमेंशन होगा, क्या लेंथ होगी उसकी, क्या विड्थ होगी, है ना। ये जब सोचेंगे तो हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैंने 3 कंपोनेंट आपको बताए थे, कैड, सीए एंड कैम, CAM, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, दीज आर रिलेटेड विद द कंप्यूटर, these are related with the software, there are the different software, बहुत different सॉफ्टवेयर है इन तीनों के लिए सेपरेटली। ठीक है ना, कुछ सॉफ्टवेयर मॉडलिंग को सपोर्ट करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करते हैं, एंड सम सॉफ्टवेयर इज सपोर्टेड फॉर द एनालिसिस पर्पज। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया यहाँ पे ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई कि पर्टिकुलर जब नीड जनरेट होती है, नीड में हमें पता चलता है कि हाँ किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हमको रिक्वायर्ड है, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी रिक्वायर्ड, बट उसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ क्या होगा, शेप क्या होगा, उसका वेट कितना होगा, कौन सा मटेरियल हम यूज करेंगे, ये सब जब डिस्कशन करते हैं, देन वी नीडेड दिस डायमेंशन, साइज एंड शेप, देन वी गो फॉर द इंजीनियरिंग ड्राइंग। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर दैट। ठीक है ना, आप सिंपल सा सोचिए कि आपको एक एनवेलप बनाना है ना, जिसमें आपको कुछ लेटर है, या फिर क्या कहते हैं कि किसी को गिफ्ट करना है आपको, तो एक बॉक्स बनाना है, तो आप किसी भी डायमेंशन का तो नहीं बनाएंगे ना। आपके दिमाग में आएगा कि अगर बॉक्स भी बनाना है कि हम सर्कुलर बॉक्स बनाएं, या रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएं, या फिर स्क्वायर बॉक्स बनाएं, ये तो आप सोचेंगे ना। दिस इज इन योर माइंड कि अगर मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, आपको गिफ्ट करना है, आप अपनी तरफ से इनोवेट करके, अपनी तरफ से इनोवेट करके कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, बॉक्स में रैप करना चाहते हैं, तो फिर जब आप बॉक्स को बनाने की सोचते हैं या एनवेलप को बनाने की सोचते हैं, देन देयर इज द नीड फॉर द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसका हाइट, विड्थ, लेंथ सोचते हैं ना कि कितना बड़ा दे सकते हैं कि आपका जो गिफ्ट है वो उसमें प्रॉपरली तरीके से फिट हो जाए, है ना, बॉक्स देखने में खूबसूरत लगे, राउंड में, सर्कुलर में बनाए, रेक्टेंगुलर में बनाए, या फिर व्हाट एवर दी थिंग्स, जैसा भी आप सोचते हैं, तो उसके लिए डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, शेप्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब हम डायमेंशन और शेप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं या सोचते हैं, तो दैट इज द मीनिंग वी कम, वी टच, वी स्टडी इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, तो दिस इज द नीड, दिस इज द नीड।
Okay, so let's start sharing what we study in previous lecture. Okay, so students, you able to see my screen? Yes, Screen sir. visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, यस सर। तो फिर ये एक मशीन है जिसको हम लेथ मशीन बोलते हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था। तो ये एक फार्मिंग मशीन है, ठीक है ना। ये फार्मिंग मशीन क्या करती है, मटेरियल रिमूव करके हमको नया प्रोडक्ट जनरेट करती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम एक रेक्टेंगुलर टाइप का या सिलेंड्रिकल टाइप का रॉड लेते हैं, और जो भी हमारा ड्राइंग होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइंग वी डू दी ऑपरेशन। अब लेथ मशीन पे कैसे कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं, टर्निंग ऑपरेशन कर सकते हैं, थ्रेडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, नॉडलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, स्टिचिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इतने ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या कहते हैं कि आपको वर्कशॉप में डिटेल होगा। जब भी वर्कशॉप के प्रैक्टिकल्स या लेक्चर्स होंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि टर्निंग क्या होती है, नर्लिंग क्या होती है, फिशिंग ऑपरेशन क्या होता है, थ्रेडिंग क्या होती है ना। तो ये पर्टिकुलर मशीन है जो क्या कहते हैं कि मटेरियल रिमूवल के थ्रू मटेरियल को रिमूव करके हमको रिक्वायर्ड शेप फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म, है ना, तो उसको फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर रॉ मटेरियल था हमारे पास जिसमें से हमने मटेरियल रिमूव किया, ठीक है ना, तो नया फॉर्मेशन हुआ, नया प्रोडक्ट जनरेट हुआ, ठीक है ना। तो कुछ जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे मशीन्स होती हैं, लेथ मशीन हो गई, शेपर मशीन हो गई तो सम मशीन है जो कि क्या कहते हैं कि मटेरियल को रिमूव करके नया प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, और सम ऑपरेशन या फिर फॉर्मेशन मेथड है, टेक्नोलॉजी है जिसमें मटेरियल रिमूवल नहीं होता और हम चेंज करते हैं, है ना। तो वो आपका हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग में आ जाता है ना, मील्स में आ जाता है, जिसमें क्या कहते हैं कि हम जस्ट एक साइड से कंप्रेस करते हैं और क्या कहते हैं कि मटेरियल का जो भी रिक्वायर्ड शेप है, जैसे आपका शीट मेकिंग हो गया, है ना, शीट मेटल वर्क हो गया, उसमें क्या करते हैं हम मटेरियल रिमूव नहीं करते, लेकिन शीट कैसे बनाते हैं, दो रोलर्स के बीच में जो क्या कहते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको पास कराते हैं और शीट फॉर्म हो जाती है ना। तो ये हो गया। लेकिन इस मशीन के लिए हमने डिस्कशन क्या किया था कि ये जो मशीन है, अगर इसको हम टेक्स्ट के थ्रू हम आपको बताएं कि एक ऐसी मशीन होती है जिसमें क्या कहते हैं कि टेल स्टॉक होता है, हेड स्टॉक होता है, टूल पोस्ट होता है, लीड स्क्रू होते हैं, ठीक है ना। तो आपका इस मशीन के साइज को कैसे सोचेंगे कि कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, या फिर इसका पर्टिकुलर शेप कैसा होगा, ये इमेजिन कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन अगर इसी को हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं, नहीं ये मशीन ऐसी होती है, देन इस मशीन को आप किस वर्कशॉप में देखें या फिर किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्लेस पे देखें तो आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हाँ दिस इज लेथ मशीन। कैसे? ऐसे, ठीक है ना। तो जब कभी भी क्या कहते हैं कि किसी ह्यूमन का डिस्क्रिप्शन लेकर के उसका फेस ड्रॉ किया जाता है तो वो बहुत ही एक्सपर्ट स्केच आर्टिस्ट रहते हैं जो कि क्या कहते हैं कि फेस की बहुत ही बारीकियों को लेकर के फेस की ड्राइंग करते हैं कि जैसा पर्टिकुलर सामने वाला बता रहा है उसको सुन करके वो उसका स्केच बनाते हैं, ठीक है ना। और जैसा आप लोग मूवी में देखते हैं ना कि किसी ने डिस्क्राइब किया और स्केच बन गया, एग्जैक्ट स्केच नहीं बनता, अराउंड 60 to 70% के बीच में रहता है ना। जैसा उसमें दिखाते हैं वैसा नहीं होता कि भाई उसने डिस्क्राइब किया और पूरा
जो भी कल्पित है या क्रिमिनल है उसका पूरा एग्जैक्ट फेस उन्होंने ड्रॉ कर दिया है। वैसा नहीं होता है। जब ह्यूमन ड्रॉ करते हैं, मैनुअल स्केच ड्रॉ करते हैं, तो 60 to 75 के बीच में ही मैचिंग हो पाती है। और जब सिस्टम ड्रॉ करता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आ गए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, तो वो 70 to 85 तक ही मैच कर पाते हैं, है ना, क्योंकि डिस्क्राइब हो रहा है ना। लेकिन अगर उसका वो पर्सन दिख गया, कैमरे ने उसकी इमेज ले ली, तो 100% मैच, क्योंकि हमारे पास हमने इमेज है, रिकोगनाइज कर सकते हैं। लेकिन टेक्सटिंग के थ्रू जो वर्बली बता रहा है और उसको सुन के जो ड्राइंग बन रही है, दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्यों डिफरेंस आ जाता है? क्योंकि टेक्सटिंग को अंडरस्टैंड करना, उसके बाद उसके बेस पे ड्राइंग बनाना, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है ना। तो ये डिफिकल्ट टास्क है। ये डिफिकल्ट टास्क कैसे इजी हो सकता है? ग्राफिक्स के थ्रू, कि पर्टिकुलर ग्राफिक्स आपके सामने है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही इजिली, है ना। अभी इसमें जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूं, तो ये आपका क्या कहते हैं कि टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक हैंडल है, ये टेल स्टॉक व्हील है, ये आपका जॉ है जिसमें हम वर्कपीस को फिट करते हैं। तो ये क्या हुआ? डिस्क्रिप्शन हुआ, बहुत ही इजीली डिस्क्रिप्शन हुआ। ठीक है ना। तो नेक्स्ट थिंग, जैसे ये आपका केमिकल वेसल है, केमिकल वेसल है, केमिकल रिएक्शन रिएक्टर है। केमिकल रिएक्टर नथिंग बट इट इज अ सिलिंड्रिकल शेप वेसल। अभी केमिकल रिएक्टर क्या करता है? जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल का रिएक्शन कराते हैं। ठीक है। क्लोज वेसल होता है। क्लोज क्यों होता है? क्योंकि जब दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो देयर इज अ वेरी हार्मफुल गैसेस generated, and these harmful gases, if mixed with the environmental gases, then what happens? This is the dangerous situation for the human. Okay, तो जब भी ये रिएक्शन करते हैं बहुत हार्मफुल गैसेस जनरेट हो सकती हैं और वो क्या कहते हैं कि ह्यूमन को अफेक्ट कर सकती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हम क्लोज वेसल में ही केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका जो इनसेट में पिक्चर देख रहे हैं, ये आपका क्या कहते हैं कि रियल पिक्चर है। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं जो कि पूरी तरह से डायमेंशन वगैरह गिवन है, लेकिन अभी विजुअल नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत जूम करके लिया गया है, इसलिए। तो ये क्या है कि 2D डायग्राम है इसका। ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं कि हम को जब मैन्युफैक्चरिंग करना है तो हम 3D डायग्राम कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं। व्हेन वी गो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, वी डोंट प्रेफर द 3 dimensional geometry, because what is the disadvantage of the 3 dimension or ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक ज्योमेट्री, कि हमको शेप का तो बहुत ही अच्छे से पता हो जाता है, बी डेफिनेटली श्योर अबाउट द शेप, बट वी मिसिंग द डायमेंशन। ठीक है ना। जब भी 3 dimensional एक साथ आता है तो हमको शेप का बहुत ही, व्हाट एवर द शेप, जो भी शेप है हम बहुत ही इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट डायमेंशन को अंडरस्टूड करने में, डायमेंशन को एक्सप्लेन करने में देयर इज अ प्रॉब्लमेटिक। ठीक है ना। क्योंकि हमको एग्जैक्ट डायमेंशन शो नहीं होती है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट अभी। ठीक है ना। अब हम मैं आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट क्यों शो कर रहा हूँ? ठीक है ना। कि मैं आपको ये बताने की लिए ट्राई कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग, इट इज नॉट ओनली बिलोंग्स टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है ना। हाँ, ज्यादा यूज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है, लेकिन
engineering drawing and engineering graphics needed for all the branches. अब यहाँ पे सर्किट की शो किया गया है इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट शो किया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको डेटा बस दिया हुआ है और 9876543 ठीक है ना। तो अभी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है तो वो इसको देख के तुरंत बता देगा कि ये सर्किट किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। कहीं भी लिखा नहीं है, कहीं भी ये लिखा नहीं है कि ये पर्टिकुलर सर्किट कहाँ पे यूज होता है, क्या एप्लीकेशन है, नो। बट many things is represented by the dimension, many things is represented by the symbols here, different symbols है। तो जैसे ही ये यूज होता है they say that this is belongs to the radio circuit or television circuit. This circuit is also used when we use the इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन, लाइक दैट। ओके, तो ये तो दिया नहीं है, लेकिन कैसे पता है, क्यों पता है, क्यों मालूम है? क्योंकि ये बिलोंग्स करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज देखिए, सॉरी, ओके, तो इसमें ये देखिए आपका दिया है CL के 8। ओके, तो यहाँ पे क्लिकिंग की जरूरत है। क्लिक मीन्स यहाँ पे अराउंड अ स्विच वगैरह लगेगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे भी सेम स्विच दिया हुआ है CL के 8, ठीक है ना। तो इस तरीके का डिस्क्रिप्शन कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेड बाय द इंजीनियरिंग ड्राइंग। नेक्स्ट, ड्राइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। ड्राइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच, जो जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांच है लगभग सब में बहुत जरूरत होती है, लेकिन बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को जो ब्रांच यूज करती है, जो इंजीनियर्स यूज करते हैं, वो सिविल और मैकेनिकल, ठीक है ना। क्योंकि सिविल, आप लोगों को मालूम है सिविल क्या करते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। जो भी आपका बिल्डिंग है, ब्रिज है, रोड है, हाउसेस है, सोसाइटी है, पार्क है, ठीक है। तो ये सब सिविल इंजीनियर डिजाइन करते हैं और उनमें जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, व्हाटएवर द इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। जैसे आपका टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, ठीक है ना। और सफाई करने का वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है। आपका सोप है, ठीक है, सोप बॉक्स है, टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट बॉक्स है ना। तो ये सब क्या है, दीज आर द मिक्सचर ऑफ बिटवीन द मैकेनिकल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है ना। फिर आपका टेलीविजन आता है, ठीक है ना। तो अभी तो स्मार्ट टेलीविजन आने लगे हैं, द स्मार्ट टेलीविजन, ठीक है ना। जिसमें क्या कहते हैं कि जैसे आप मोबाइल ऑपरेट करते हैं, सेम वैसे ही आप टेलीविजन को भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब स्मार्ट की बात आती है, देन वी नीड यू, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर, ठीक है ना। यू पीपल डील विद द सॉफ्टवेयर, okay. So the word running with the innovation work of the engineer, not a particular single engineer, ठीक है ना। कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच के इंजीनियर्स की वजह से ही वर्ल्ड रन नहीं हो रहा है। ऑल टाइप इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू रन दी सोसाइटी, रन दी वर्ल्ड, ओके। तो हम इंजीनियर वर्ड को वो देते हैं जिससे उनकी लाइफ इजी होती है, काम करना इजी होता है, ठीक है। कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं वर्क में भी। अभी
कितना भी ऐसा ह्यूमन जिसकी मेमोरी पावर कितनी भी ज्यादा हो, बहुत कितनी भी ज्यादा हो, ठीक है ना, एक नॉर्मल ह्यूमन कितने मोबाइल नंबर याद रख सकता है? नॉर्मल की बात करें, 5, 10, 20, 50 मैक्सिमम। 50 तो बहुत ही ज्यादा बोल दिया मैंने। 50 मोबाइल नंबर इज अ लार्ज नंबर, ठीक है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर नॉर्मल पीपल। बट आपका मोबाइल कितने नंबर स्टोर कर सकता है, कितने नंबर मेमोराइज कर सकता है? लॉट, थाउजेंड, लाख, लाइक दैट, ठीक है ना। तो ह्यूमन को कुछ भी सर्च करना हुआ, जस्ट स्पेलिंग, एक दो स्पेलिंग ही आप गूगल पे डालते हैं और आपका सिमिलर रिजल्ट वो शो करके दे देता है, स्पेलिंग करेक्ट करके दे सकता है ना। कितनी ऐसी चीज है। तो ये सब कौन कर रहा है? मैकेनिकल इंजीनियर तो ढांचा क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने उसमें सर्किट्स डाल दिए कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे सप्लाई होगी, ये स्विच प्रेस करेंगे तो क्या एक्शन होगा, दैट इज द थिंग। उसके बाद क्या, सिस्टम ऑपरेट कैसे होगा, देन द सिस्टम ऑपरेटिंग, वट एवर द कमांड विद गिविंग टू कंप्यूटर and what is the response according to the command. Who made this? Obviously computer engineers and information technology, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, जितने भी गेम बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं, ठीक है ना, ये सारे। तो मीनिंग ये है कि किसी भी एक फील्ड के इंजीनियर से वर्ड नहीं चल रहा है, ऑल फील्ड इंजीनियर्स इज नीडेड टू रन दी सोसाइटी। ओके, अभी देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट drawing is called the engineering drawing. A drawing of an object that contains all the information. What about all the information, like actual shape, accurate size, manufacturing method required to construction. ठीक है ना। अगर प्रॉपर और एक्यूरेट ड्राइंग हमारे सामने है तो हमें सारी चीजें पता चलती हैं कि उसका एक्यूरेट शेप क्या है, साइज क्या है, और किस मैन्युफैक्चरिंग मेथड, टेक्नोलॉजी को यूज करके हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमको ड्राइंग के थ्रू गेन होती है। नाउ, नो कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी मैन मेड इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल विदाउट इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो कि मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, वो विदाउट इंजीनियरिंग ड्राइंग के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेचर को हम स्किप कर देते हैं, है ना। नेचर किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बना सकती है, बट ह्यूमन किसी भी तरीके का प्रोडक्ट नहीं बना सकते। कैसे भी शेप और शाइप में नेचर बना सकती है ना, लेकिन हम क्या नहीं बना सकते। तो अगर मैन मेड कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कंपोनेंट है, देन इट इज नीडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग। कोई भी कंपोनेंट है तो उसको कंस्ट्रक्शन है तो उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट इंजीनियरिंग ड्राइंग उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, what you will learn from this course, you will learn how to industry communicate technical information. फर्स्ट, टेक्निकल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ना कि वोकल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, है ना। टेक्निकल इंफॉर्मेशन, विजुअलाइजेशन, द एबिलिटी टू मेंटल कंट्रोल विजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो जो भी क्या कहते हैं कि विजुअल इंफॉर्मेशन है, मतलब जैसे आप लोग आते हैं ना, कभी भी आएंगे तो
कहीं कभी कभी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के सामने घुसते ही बगल में क्या है कि उसका लेआउट दिया रहता है लोगों को इजीनेस के लिए, क्योंकि अगर नया पर्सन है तो उसको मालूम नहीं है कि वॉशरूम कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, और डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट किधर है ना। तो ये पता नहीं है, तो ये इजली कैसे पता हो सकता है, ये इजली कैसे पता कर सकते हैं, ये इजली पता कर सकते हैं जब एंट्रेंस पे ही लेआउट लगा हो, है ना। कि एंट्रेंस पे लेआउट लगा हुआ है कि इधर से गए लेफ्ट हैंड पे प्रिंसिपल केबिन बना हुआ है, फिर आप 200 मीटर या 100 मीटर आगे जाते हैं, देन राइट टर्न लेते हैं, आपका वॉशरूम है, वर्कशॉप है। तो ये क्या कहते हैं कि अगर इसी चीज को टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करें तो एक तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, दूसरी चीज अंडरस्टैंड करने में भी टाइम जाएगा। तो उस जो लेआउट पर्टिकुलर लगा हुआ है उसकी वजह से कितना इजी हो जाता है किसी भी रूम को सर्च करना, किसी भी रूम को ढूंढना, अगर आप नए प्लेस पे जाते हैं तो भी। हम्म? फिर नेक्स्ट इज ग्राफिकल थ्योरी, ज्योमेट्री एंड प्रोजेक्शन टेक्निक्स। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल थ्योरी, जिसमें हम ज्योमेट्री और प्रोजेक्शन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंट प्रोजेक्शन टेक्निक्स हैं, व्यू टेक्निक्स हैं, है ना। तो ये आप फर्दर स्टडी करेंगे और उसी के बेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट सीट बनाएंगे, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, लेटरिंग कैसे लिखते हैं, है ना, पर्टिकुलर लेटर्स कैसे लिखते हैं, अल्फाबेट्स कैसे लिखते हैं, तो ये सब स्टडी होगा। स्टैंडर्ड्स, set of rule that grown how part are made and technical drawing are represent। ठीक है ना। अभी स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है ना। जैसे हम क्या कहते हैं कि ये बताएं कि थर्ड एंगल में हम कोई ज्योमेट्री बना रहे हैं, एंगल क्या है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। कि पर्टिकुलर एंगल्स में हम ड्राइंग बनाते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल। देयर इज अ फोर्थ एंगल और वी कैन से दैट द फोर कोऑर्डिनेट्स। ओके, फर्स्ट एंगल कोऑर्डिनेट, सेकेंड एंगल कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं जिसमें क्या कहते हैं कि हम प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं, है ना। और हर कोऑर्डिनेट और एंगल का पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है कि हम अगर सेकेंड एंगल में बना रहे हैं या थर्ड एंगल में बना रहे हैं या फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं तो क्या होता है कि हमको पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करने रहते हैं, है ना। कि जैसे क्या कहते हैं कि कुछ पार्ट एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा, कुछ पार्ट एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। अगर हमको इंक्लिनेशन दिया है तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेथड रहता है। तो स्टैंडर्ड फिक्स करना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्पेसिफिक है, क्योंकि जो चीज हम यहाँ पे बना रहे हैं वो सेम चीज अदर कंट्री में, अदर स्टेट में बैठे पर्सन को अंडरस्टूड होना चाहिए। इसलिए हमारा स्टैंडर्ड, उनका स्टैंडर्ड, अदर कंट्री का स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए, है ना। अभी अगर क्या कहते हैं कि आपने 1 kg कोई भी मेटल लिया, है ना, मान लीजिए 1 kg आयरन लिया, ठीक है ना। तो वो यूपी में भी 1 kg रहेगा, कर्नाटका में भी 1 kg रहेगा, यूएस जाएंगे तो वहां भी वो 1 kg ही रहेगा, है ना। आई बात समझ में, क्योंकि 1 kg क्या है, 1 kg इज ए स्टैंडर्ड, ठीक है ना। जब भी हम डजन की बात करते हैं, है ना, 1 डजन, तो 1 डजन इज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट, है ना। तो ये हर जगह 1 डजन में 12 पीस ही आएंगे, 1 डजन में 12 पीस, चाहे आप वर्ड के किसी भी रीजन में हो, 1 डजन में 12 पीस, ठीक है ना। तो 1 डजन क्या है, स्टैंडर्ड है। 1 kg क्या है, स्टैंडर्ड है। 1 मीटर क्या है, स्टैंडर्ड है। दीज आर द स्टैंडर्ड फिक्स्ड फॉर द फॉर द वर्ड।
ठीक है ना। अभी क्या होता है कि हमको क्या कहते हैं कि जैसे नट बोल्ट के साइज रहते हैं, है ना, कि जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे नट बोल्ट क्या होता है, आगे स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, मेल और फीमेल कंपोनेंट्स होते हैं नट बोल्ट में। तो क्या होता है कि मेल कंपोनेंट कोई अदर कंपनी बनाती है, फीमेल कंपोनेंट कोई अदर कंपनी बनाता है, लेकिन वो आपस में जब असेंबल होते हैं तो बहुत ही परफेक्टली फिट होते हैं। किस वजह से? किस वजह से? स्टैंडर्ड की वजह से। क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो भी गिवन स्टैंडर्ड है, जो भी फिक्स स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो करते हैं। इफ दे आर फॉलो द स्टैंडर्ड देन देयर इज नो मिसमैच। अभी देखिए, आपके सबसे अच्छा एग्जांपल स्टैंडर्ड्स का देखिए क्या होता है कि आपके घरों में ट्यूब लाइट लगी होती है ना। ट्यूब लाइट फ्यूज हो गए, बल्ब लगे हुए हैं, बल्ब फ्यूज हो गए, तो आप मार्केट से क्या लेके आएंगे? ट्यूबलाइट या बल्ब ही लेके आएंगे। होल्डर साथ में लेके नहीं आते हैं, होल्डर फिक्स ही रहता है। फ्यूज हुआ तो आप किसी भी कंपनी का, मार्केट से किसी भी कंपनी का बल्ब ले आए या फिर ट्यूबलाइट ले आए, तो आपके घर में जो होल्डर है उसमें वो परफेक्टली फिट होते हैं। ठीक है ना। अगर आपका होल्डर बजाज का है या फिर फिलिप्स का है, और मार्केट से आप बजाज का नहीं तो फिलिप्स का नहीं तो किसी भी लोकल कंपनी का भी अगर ट्यूब या बल्ब लाते हैं, तो वो होल्डर में परफेक्टली फिट कैसे होता है? बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चरिंग द ऑब्जेक्ट बल्ब एंड ट्यूब अंडर द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। दैट्स वाई स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड के बारे में आप लोगों को इतना एक्सप्लेन किया कि स्टैंडर्ड कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग्स इज कन्वेक्शन। तो कॉमनली एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस एंड मेथड यूज फॉर द टेक्निकल ड्राइंग। ठीक है ना। तो कन्वेक्शन क्या होते हैं कि जैसे पर्टिकुलर किस टाइप की लाइंस हम यूज कर सकते हैं, है ना। कोई एंगल है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट है तो स्लोप है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रेडियस है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायमीटर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दैट। ठीक है ना। तो ये आपके कन्वेक्शंस हो गए हैं, टूल्स। नाउ डिवाइस यूज टू क्रिएट द टेक्निकल ड्राइंग एंड मॉडल। ठीक है ना। तो जो भी टूल्स आपके यूज होते हैं, ठीक है ना, जैसे आपका पेंसिल हो गया, कंपास हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, मिनी ड्राफ्टर हो गया, स्केल्स हो गए, है ना, रोलर्स हो गए। ठीक है ना। तो ये आपके टूल्स हैं जो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होते हैं। ओके, दे आर यूज इन द engineering drawing. Okay, now we talk about the application. Whatever the application, the various use for the technical drawing. ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग या टेक्निकल ड्राइंग का जो यूज होता है उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, यानी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं वहां पे यूज कर सकते हैं, कोई लेआउट बना रहे हैं बिल्डिंग का वहां पे यूज कर सकते हैं, कोई कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं वहां पे यूज होता है। ठीक है ना। इवन आपको कोई जर्नी प्लान करनी है, अननोन प्लेस पे जाते हैं, तो उसका पाथवे आप जो जनरेट करते हैं, पाथवे जो बनाते हैं, वहां पे भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है ना। जो मैप वगैरह बनता है ना, जो भी मैप आप देखते हैं वहां पे भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग के रूल्स फॉलो होते हैं। सो देयर इज वॉट एवर दी विच इज मैन मेड, ह्यूमन मेड, कुछ भी ऐसा जो कि ह्यूमन जनरेट करता है, ह्यूमन बनाता है, वहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का एप्लीकेशन होता है। ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द artistic drawing which are used to express authentic
फिलोसफिकल एंड द abstract आइडिया। ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपका नॉर्मल आर्ट है, नॉर्मल ड्राइंग है, उससे काफी डिफरेंस रहता है। ठीक है ना। उसमें क्या कहते हैं कि टेक्निकल टर्म और टेक्निकल थिंग्स स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होते, हम किसी भी तरीके का ड्राइंग बना सकते हैं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है नहीं है, इट डजेंट मैटर, उसका कोई वो नहीं, टेक्निकल टर्म से कोई यूज नहीं होता है। ओके। ठीक है ना। तो अभी यहाँ देखिए, जस्ट आई वांट टू, इंजीनियरिंग ड्राइंग को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट मैनुअल एंड कैड। ओके। तो कैड ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मैनुअल ड्राइंग मीन्स हम जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करके जो रियल वर्ड में हम ड्राइंग बनाते हैं, टेक्निकल ड्राइंग बनाते हैं, दैट इज द मैनुअल ड्राइंग। कंप्यूटर से रिलेटेड जब भी हम वही सारी चीजें कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं, दैट इज द कैड। ओके। कंप्यूटर हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द मेथड यूज्ड टू डिजाइन एंड क्रिएट द टेक्निकल ड्राइंग। तो कंप्यूटर के आने से इंजीनियरिंग ड्राइंग में करेक्शन करना, मॉडिफिकेशन करना और उसको क्रिएट करना बहुत ही इजी वे में हो गया, बहुत ही फास्ट वे में हो गया है। ओके। डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग ऑन अ कंप्यूटर आर चीप एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, व्हाई वी गो फॉर द मैनुअल ड्राइंग। आप देखिए यहाँ पे आया है कि कंप्यूटर में हमको ड्राइंग बनाना और ड्राफ्टिंग करना बहुत ही चीप है, बहुत ही लेस कॉस्टली है, टाइम भी कम कंज्यूम होता है, देन हम मैनुअल ड्राइंग क्यों करें? व्हाई वी गो फॉर द मैनुअल ड्राइंग। ओके। सी why we go for the manual drawing. Computer control replace the drafting board and equipment as a learning tool. Once you have learned the basic of mathematics, now after class 12 you are allowed to use of calculator and computer. ठीक है ना। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप 12वीं तक आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता क्लास में, और एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन जब आप इधर डिप्लोमा का एग्जाम देते हैं तो जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना उसमें आपको कैलकुलेटर अलाउ रहता है। क्यों? क्योंकि 12वीं तक आपको जो बेसिक कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, है ना, तो ये क्या है कि आपको मैनुअली सिखाया जाता है ताकि जो सिस्टम पे ये हो तो आपको उसकी मीनिंग अंडरस्टूड हो। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे दिया है वंस यू हैव टू लर्न द बेसिक मैथमेटिक्स, नाउ आफ्टर क्लास 12 यू आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है ना। कि सिस्टम पे वो चीजें कैसे हो रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि अगर बेसिक आपको पता नहीं होगा तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो जो हो रहा है वो करेक्ट है कि नहीं है, वो आप अंडरस्टूड नहीं कर पाएंगे। इफ द बेसिक फंडामेंटल आर क्लियर, बेटर यू कैन बी मेड ऑफ द पावर ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगर बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्लियर हैं तो आप बहुत ही बेटर वे में सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है ना। जिनका बेसिक बहुत अच्छा है, बेसिक बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और एक पर्सन जिसको बेसिक बिल्कुल भी मालूम नहीं है, देयर इज नो अवेयर अबाउट दी व्हाट एवर द बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, और दो डिफरेंट पर्सन को, जिसको बेसिक बहुत अच्छा मालूम है और जिसको बेसिक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, दोनों को सेम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे दे दिया जाता है, तो जिसको बेसिक मालूम है वो फार फार बेटर परफॉर्म करेगा जिसको बेसिक नहीं मालूम है उसके लिए। ठीक है। तो आप ये बेसिक आपको कैसे मालूम होगा?
how you learn the basics? You learn the basics from the मैनुअल ड्राइंग। जब आप मैनुअली ड्राइंग करेंगे, ठीक है, पेंसिल आपको कैसे पकड़नी है, ठीक है, कितना प्रेशर आपको पेपर पे लगाना है कि आपकी लाइन थिक हो जाए, थिन हो जाए, डॉटेड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। अगर आपको सेंटर लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है तो फिर आप सेंटर लाइन को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे सिस्टम पे? हाउ यू रिकॉग्नाइज दिस इज द हिडन लाइन, दिस इज द सेंटर लाइन, like that. To be an expert in technical drawing, this is first course of engineering manual drawing in the first step. ठीक है, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट में तो क्या बोलते हैं, यू नीड टू लर्न द बेसिक। ठीक है, यू नीड टू लर्न द बेसिक। ओके, नाउ this is for the today lecture. Now you can ask if you have any question. सर Yes, ये पीडीएफ आप सेंड करने वाले हो व्हाट्सएप पर? ऑलरेडी सेंड है बेटा ये पीडीएफ। ओके ओके। हाँ, ये पीडीएफ ऑलरेडी सेंड है। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट फॉरवर्ड योर क्वेश्चन। सर, बोलिए बेटा। आपने जो लिंक शेयर की है वो आपकी नहीं है ना? नहीं नहीं, वो मेरे नहीं है, फ्रेंड के हैं, क्योंकि अभी मेरा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया है ना। अच्छा, ओके। हाँ, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में, सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करिए बेटा। फॉर्म ऑफ सीएडी। कंप्यूटर एडेड डिजाइन आर्ट ड्राफ्टिंग, कुछ भी, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन आर्ट ड्राफ्टिंग। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो नो सर। ओके, थैंक यू। नाउ यू कैन लीव द क्लासरूम। थैंक यू। बाय सर। बाय सर। बाय 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 सर। बाय सर। बाय।